नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है अशोक के वृहद शिलालेख। जो अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं, आज हम उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन 14 शिलालेखों के अंदर क्या क्या उल्लेख किया गया है, इनसे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं और कहां कहां से हमें ये 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं, किस तरीके से ये लिखे जाते थे, तो हम सारी चीज के बारे में हम विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें वर्तमान में जो भारत सरकार है या वर्तमान के जो शासक हैं, इनके पास अपना प्रचार के लिए इनके पास वर्तमान में साधन है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है जी, और आजकल यूट्यूब भी चल चुका है, तो ये काफी साधन है। तो आप कल्पना कीजिए कि आज से 2250-2300 साल पहले क्या व्यवस्था होगी। तो उस समय ना टेलीविजन था, ना रेडियो था, तो ना समाचार पत्र था। अगर शासक अपनी जनता के लिए कुछ अधिकार देगा, जनता के लिए कुछ घोषणाएं करेंगे, तो शासक उसका जो प्रचार है, तो शासक उसका प्रचार किस तरीके से करेगा और किस माध्यम से करेगा, इसकी हमें जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। शासक अगर जनता के लिए कोई आदेश देगा, जनता के लिए कल्याण के लिए कोई कार्य करेगा, तो उसे जनता तक उस बात को कैसे पहुंचाएगा, जनता तक उस बात को कैसे पहुंचाएगा, तो सोचिए। जी हां, तो सोचिए कैसे पहुंचाएगा। तो उस समय जनता तक जो पहुंचाता था, पत्थर पर लेख लिखकर पहुंचाते थे। जी हां, और जो ये पत्थर पर जो लेख लिखे जाते थे उसे बोलते हैं शिलालेख। शिला पत्थर को बोलते हैं और उस पर जो लेख लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। जी हां, अगर हम बात करें, जब भारत के इतिहास की जब हम बातें करते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त होती है, सर्वप्रथम पत्थर पर जो लेख लिखाए थे, जो शिलालेख लिखाए थे, वो अशोक ने लिखाए थे। किसने लिखाए थे? अशोक ने लिखाए थे। सर्वप्रथम पत्थर पर जो लेख लिखाए थे, जो शिलालेख लिखाए थे, वो सबसे पहले किसने लिखाए थे? अशोक ने लिखाए थे। जी हाँ, अशोक ने लिखाए थे। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो ये अशोक ने जो ये लेख लिखाए थे, तो ये कहां से प्रभावित होकर लिखाए थे और किस तरीके से लिखाए थे। तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये भी उठता है, तो कहां से प्रभावित होकर इसने ये लेख लिखाए थे और क्यों लिखाए थे। अगर हम फिर अतीत में हम एक जाने की हम कोशिश करते हैं, अशोक से पहले हम जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है एक ईरान के शासक थे जिसका नाम था दारा। जी हां, एक ईरान के शासक थे जिसका नाम था दारा, और जिसका शासनकाल की हम बात करें तो 520-25 के लगभग उसका शासनकाल चल रहा था। और उसके हमें लेख प्राप्त होते हैं, 3 लेख प्राप्त होते हैं, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, जी हां, और एक बहिस्तून प्राप्त होते हैं। ये 3 लेख प्राप्त होते हैं पत्थर पर। जी हां, तो उसी से प्रभावित होकर बताया जाता है कि अशोक ने अपने शिलालेख लिखाए थे। तो आज हम उन्हीं अशोक के शिलालेखों के बारे में हम पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आप सोचिए, यहां पर दिमाग लगाइए, मनन कीजिएगा। ठीक है ना। ये पत्थर है, ये क्या है? पत्थर है। ये जो आपको दिख रहा है ये पत्थर है। आप सोचिए पत्थर पर जो लेख हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। जी हां, आप सोचिए पत्थर पर जो लेख हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो हम बात करें, ये जो लेख लिखे जाते थे, ये छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखे जाते थे। जी हां, छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखे जाते थे। जी हां, छेनी और हथौड़ी की सहायता से। किससे लिखे जाते थे? छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखे जाते थे ये। ठीक है ना। अब बात है कि इन्हें लिखने वाले कौन थे? इन्हें लिखने वाले कौन थे? हम बात करें, जो इनको लिखते थे उसे कहते थे उत्कीर्णक। क्या कहते थे? उत्कीर्णक कहते थे लिखने वाले को। इसके लेखक को कहते थे उत्कीर्णक कहते थे। जी हां, उत्कीर्णक इसके लेखक को कहते थे। अब बात है कि इस समय का जो उत्कीर्णक था वो कौन था। हम बात करें कि जो उत्कीर्णक जो थे, जो लेखक जो थे, वो लेखक का हमें एक उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था चापड़। क्या नाम था? चापड़ था। जिसका नाम था चापड़ था। जी हां, एक लेखक का उल्लेख मिलता है हमें जिसका नाम था चापड़। तो ये चापड़ ने ये लेख लिखवाए थे। किसने लिखे थे? चापड़ ने। लेखक कौन था अशोक के समय लेख लिखने वाला? चापड़ था। जी हां, उत्कीर्णक। ठीक है ना। किसकी सहायता से लिखे गए थे? छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखे गए थे। छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखे गए थे। और ये बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए थे।
बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए थे। अब एक प्रश्न है कि इनमें जो पत्थर जो काम में लिए गए थे वो कहां के लिए गए थे? जी हां, जो पत्थर अशोक ने काम लिए थे वो चुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के लाल और बलुआ पत्थर को काम में लिया गया था। जी हां, लाल और बलुआ पत्थर को काम में लिया गया था। कहां का था ये? उत्तर प्रदेश का था। चुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का था। कैसा पत्थर था? लाल और बलुआ पत्थर को काम में लिया गया था। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। लेकिन जो एक ईरान के जो शासक दारा थे उसने जो पत्थर को काम में लिया था वो पत्थर अलग था। वो कैसा था? वो स्लेटी काले रंग का पत्थर था। लेकिन हमारा लाल बलुआ कलर का पत्थर था। और कहां का पत्थर था ये पत्थर जो लिया गया था ये लिया गया था चुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिया गया था। अब यहां पर ये पत्थर है, ये छेनी है, तो उत्कीर्णक इस छेनी में हथौड़ी की चोट मारते थे। इस तरीके से हथौड़ी की चोट मारते थे। इस तरीके से ये जो अक्षर थे, अक्षर पत्थर पर उकेरे जाते थे। क्या किए जाते थे? पत्थर पर उकेरे जाते थे। आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े भवन होते हैं, जब सड़कें होती है उसका जो शिलान्यास होता है एक काले या मार्बल पत्थर पर, काले या सफेद मार्बल पत्थर पर, संगमरमर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जाता है। जी हां, तो उसको लिखा जाता है। आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा गड्ढे से अक्षर ओसे लिखे जाते हैं उस पर, पत्थर पर, और फिर उसे जहां पर शिलान्यास होता है तो वहां पर उस पत्थर को लगाते हैं। आज भी लगाते हैं क्योंकि वो स्थायी होता है। उसी तरीके से अशोक के समय भी पत्थर पर इसी तरीके से लेख लिखे गए थे। इसी तरीके से अशोक के समय भी पत्थर पर लेख लिखे गए थे। जी हां, तो इसी समय ऐसे ही अशोक के समय भी पत्थरों पर लेख लिखे गए थे। और हम आज जो बात कर रहे थे, मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूं, हम अशोक के बात करेंगे वृहद शिलालेख, 14 शिलालेखों की हम बातें करेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपके लिए अभी एक आधार बता रहा था। जी हां, तो हम बात करेंगे 14 शिलालेखों की, कहां से कैसे कैसे प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये पत्थर पर लिखे गए हैं छेनी और हथौड़ी की सहायता से। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में उठता है कि सर इन लेखों को कैसे पढ़ा गया होगा, क्योंकि जब हम डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे उस समय हमने भी यही प्रश्न, हमारी एचओडी जो थी तो हमने यही प्रश्न अपनी मैम से किया था कि मैम इनको पढ़ा कैसे जाता था। क्या होता था, एक महीन, बिल्कुल महीन कागज होता था, वो इस लेख पर चिपकाया जाता था। महीन कागज को पूरे लेख पर इस तरीके से चिपकाया जाता था। और जो ये सारे जो अक्षर होते थे, ये अक्षर सारे के सारे उस कागज पर चिपक कर आ जाते थे, इस तरीके से छप जाते थे। और फिर उस कागज पर जिसको इस पर चिपकाया जाता था उसे फिर बेचा कर फिर सारे लेखों को पढ़ा जाता था। तो इस तरीके से इन लेखों को पढ़ा भी गया है। ठीक है ना। अब हम बातें करें, अब जो ये अशोक के जो 14 शिलालेख है ये कहां से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है ना। हम बात करें अशोक के वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? शिलालेख इनकी संख्या कितनी है? मैं संख्या की बात करूं तो इनकी जो संख्या है इनकी 14। कितनी संख्या है? 14 संख्या है। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? 14। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि भाई इनकी संख्या 14 है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन भी जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं जब इनकी संख्या 14 है तो ये 14 जगह से प्राप्त हुए होंगे। जी हां, जब इनकी संख्या 14 है तो सोचते हैं कि ये 14 जगह से प्राप्त हुए होंगे, लेकिन नहीं, ये 14 जगह से प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो प्राप्त होते हैं, हम बात करें जो ये प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं 8 जगह से। कितनी जगह से प्राप्त होते हैं? 8 जगह से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कुल संख्या कितनी है? 14 है, लेकिन प्राप्त कितनी जगह से होते हैं? 8 जगह से होते हैं। अब एक प्रश्न है कि ये 8 जगह से कैसे प्राप्त होते हैं, आपके लिए मैं समझाता हूं। हम बात करें, ये पत्थर है। जी हां, इस पत्थर पर लेख कितने लिखे हुए हैं? 1 से 14 लेख लिखे हुए हैं। इस पत्थर पर लेख कितने लिखे हुए हैं? 1 से 14 लेख लिखे हुए हैं। ठीक है ना। कितने लेख लिखे हुए हैं? 14 लेख लिखे हुए हैं। 1 से 14 लेख इस पत्थर पर लिखे हुए हैं। तो लेखों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। भाई लेख कितने लिखे हुए हैं? 14 लिखे हुए हैं। ठीक है ना। लेख कितने लिखे हुए हैं? 14 लिखे हुए हैं। लेकिन जो ये पत्थर है, इस पत्थर को जिस पर 14 लेख लिखे हुए हैं,
इस पत्थर को लगाया कितनी जगह गया है? कितनी जगह लगाया गया है? 8 जगह लगाया गया है। कितनी जगह लगाया गया है? 8 जगह लगाया गया है। लेकिन लेख कितने प्राप्त होते हैं? 14। लेकिन पत्थर को कितनी जगह लगाया गया है? 8 जगह लगाया गया है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं, हम बात करें जो लेखों की संख्या है वो 14 है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वृहद शिलालेख कितने हैं? संख्या 14 है। अर्थात पत्थर पर कितने लेख लिखे हुए? 14। लेकिन इस पत्थर को जो लगाया गया है वो कितनी जगह लगाया गया है? 8 जगह लगाया गया है। ठीक है ना? और एक बात और समझना, संचार का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है, जब हम नेट में भी पढ़ते हैं, एक हमारा चैप्टर है कम्युनिकेशन, संचार। संचार का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है वो ये होता है, जैसे सामने वाला बोल रहा हो और दूसरा उसे उसी भाषा में समझता हो, वो संचार का सबसे अच्छा माध्यम था। अब अशोक की जब हम बात करते हैं, अशोक बड़े समझदार थे। जी हाँ, महान आदमी यूं ही नहीं होता, उसमें बहुत क्वालिटी होती है, तब जाकर कोई महान बनता है। ऐसा नहीं है कि यूं ही कोई महान बन जाए। जो अशोक थे, अशोक ने क्या किया था? जैसे लोग थे जहां पर, वहां पर इसमें जो पंक्ति जो लिखवाई थी वैसी ही भाषा में लिखवाई। मान शहरा और हजारा, जो पेशावर पाकिस्तान में है, हजारा, ठीक है ना, और मान शहरा। हम बात करें, जो वो 2 लेख जो थे अशोक के, वो ईरान के पास स्थित थे। वहां की जो जनता थी वो ब्राह्मी लिपि नहीं जानती थी। वो कौन सी लिपि नहीं जानती थी? वो ब्राह्मी लिपि नहीं जानती थी। तो इसलिए अशोक ने कौन सी लिपि में लिखाया? उन्हें खरोष्टी लिपि में लिखाया, क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि तो जानते नहीं थे। तो अशोक ने जो उन्हें लिखाया था वो खरोष्टी लिपि में लिखाया था। तो संचार का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो ये होता है, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम बातें कर रहे हैं, दूसरे की समझ में वैसा ही आए। तो अशोक ने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, तो हम बातें करें, अब हम बात करें कि 8 जगह से ये कहां कहां से प्राप्त होते हैं। जी हां, 8 जगह से कहां कहां से प्राप्त होते हैं ये, हमें 8 जगह की बात करनी है। एक है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा है? शाहबाजगढ़ी है। कहां पर है? पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर, पेशावर पाकिस्तान में है साहब। अब आपसे पूछ लिया जाता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आजकल आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसकी जो खोज थी वो इसकी खोज किसने की थी, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम बात करें, जनरल जो कोर्ट थे, जनरल कोर्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसने की थी? जनरल कोर्ट ने खोज की थी। अब आपसे फिर और पूछ लिया जाए कब की गई थी, कब की थी? तो 1836 में इसकी खोज की थी। किसने? जनरल कोर्ट ने की थी। ठीक है ना? ये कहां पर है? शाहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान में है, और जनरल कोर्ट ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करें, नंबर दूसरा है, नंबर दूसरा है मान शहरा। नंबर दूसरा है कौन सा है? मान शहरा है। कौन सा है? मान शहरा है। अब हम बात करें कि जो ये मान शहरा जो है ये कहां पर है भाई? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है। जो मान शहरा है ये है हजारा, हजारा, ये भी कहां पर है? पी के, हजारा पाकिस्तान में है। कहां पर है? हजारा पाकिस्तान में स्थित है ये भी। अब हम बात करें कि अब इसका भी पूछ लिया जाए कि किसने इसको खोजा था। इसको जो खोजा था, इसको खोजा था कनिंघम ने खोजा था। किसने खोजा था? कनिंघम ने खोजा था। ऐसे प्रश्न आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई कब खोजा गया था? इसे खोजा गया था 1889 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1889 में खोजा गया था जी। ठीक है ना? ये दोनों के दोनों जो है ये कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। अब हम यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है और ईरान में है। वहां की जनता ब्राह्मी लिपि नहीं समझती थी, इसलिए अशोक ने कौन सी लिपि में लिखाया इनको? खरोष्टी लिपि में लिखवाया। कौन सी लिपि में लिखवाया अशोक ने? खरोष्टी लिपि में लिखवाया, क्योंकि वो लोग यहाँ के ब्राह्मी लिपि अच्छी तरीके से नहीं जान पा रहे थे, इसलिए इन्हें खरोष्टी लिपि में लिखाया। एक बात और समझना, मैं आपसे पहले भी बता रहा था, संचार का सबसे अच्छा माध्यम होता है जैसे सामने वाला बोल रहा है और दूसरा उसे उसी भाषा में समझता हो, वो संचार का सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो हम बात करें
ये दोनों जो है ये कौन सी लिपि में लिखा है? खरोष्टी में। इसके बाद नंबर तीसरे की हम बात करें, अगला है कालसी। कहां पर, कौन सा है? कालसी। ये कहां पर है कालसी? देहरादून है, देहरादून, देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अब बात आती है कि साहब इसको किसने खोजा था? हम बात करें जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट जो थे उसने इसे खोजा था। अब प्रश्न आता है, कल को आपसे पूछ भी लिया जाए कि क्रम अनुसार इनकी खुदाइयों का पूछा जाए तो कब खोजा था फॉरेस्ट ने? 1860 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था? 1860 ईस्वी में खोजा था। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, कब खोजा? 1860 में खोजा था इसको, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, नंबर चौथा है हमारा गिरनार है। नंबर चौथा कौन सा है? गिरनार है। कौन सा है? गिरनार है। अब प्रश्न आता है कि जो ये गिरनार है, ये गिरनार कहां पर स्थित है भाई? हम गिरनार की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। अब हम बात करें कि गुजरात में तो ये स्थित है गिरनार, ठीक है ना। तो ये गुजरात में जो स्थित है तो इसको किसने खोजा था? हम बात करें जो कर्नल जेम्स टोड थे, जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने खोजा था। कब खोजा था? 1822 ईस्वी में इसे खोजा गया था। कब? 1822 ईस्वी में इसे खोजा गया था, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें, नंबर 5वां है एरागुड़ी है। एरागुड़ी है। नंबर 5वां कौन सा है? एरागुड़ी है। एरागुड़ी कहां पर है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में है एरागुड़ी, ठीक है ना। एरागुड़ी कहां पर है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको किसने खोजा था? हम बात करें तो इसे जो खोजा था वो अनुघोष ने खोजा था। किसने खोजा था? अनुघोष ने। अब एक प्रश्न फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई अनुघोष ने इसे कब खोजा था? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसे 1929 ईस्वी में खोजा गया था। कब? 1929 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है ना। और जो ये एरागुड़ी है ये दाएं से बाएं लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? दाएं से बाएं लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें, नंबर 6 है धौली है। कौन सा है? धौली है, ठीक है ना। और एक है, अगला है जोगढ़ है। ये दोनों कहां पर हैं? ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। अब हम बातें करें, अब इस धौली की हम बात करें तो भाई धौली को किसने खोजा था? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको किसने खोजा है? किट्टू ने खोजा है। किसने खोजा है? किट्टू ने खोजा है। अब पूछ लिया जाता है कि साहब किट्टू ने इसे कब खोजा है? किट्टू ने कब खोजा है? तो 1837 में इसे खोजा गया है। कब खोजा गया है? 1837 ईस्वी में इसे खोजा गया है। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी हम बातें कर रहे हैं। किसने खोजा, कब खोजा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें जोगढ़ की, हम बात करें उड़ीसा में ही है जोगढ़, लेकिन हम जोगढ़ की बात करते हैं तो किसने खोजा है? इलियट ने खोजा है। किसने खोजा है? इलियट ने खोजा है। लेकिन हम बात करें कि भाई इलियट ने इसे कब खोजा है, तो इलियट ने इसे 1860 ईस्वी में खोजा है। कब खोजा है? 1860 ईस्वी में खोजा है। नंबर 8वां है सोपारा है। कौन सा है? सोपारा है। यह कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब इस सोपारा को किसने खोजा है? किसको? सोपारा को किसने खोजा है, ठीक है ना। हम सोपारा की बात करें तो इसे भगवान लाल ने खोजा है। किसने? भगवान लाल ने खोजा है। भगवान लाल ने खोजा है। कब खोजा है? 1882 में खोजा है। कब खोजा है? 1882 में खोजा है। तो हम बात करें जो आपकी ये स्क्रीन पर जो है, ठीक है ना, ये नीचे के जो 6 हैं ये भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। ऊपर के जो ये 2 हैं ये पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान में ये दोनों के दोनों जो स्थित हैं, ये दोनों के दोनों कौन सी लिपि में लिखाए गए हैं? ये खरोष्टी में लिखाए गए हैं। और जो नीचे के जो ये हैं ये सारे के सारे भारत में स्थित हैं, जी हां। और ये अधिकांश जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखाए गए हैं। लेकिन एरागुड़ी जो है, एरागुड़ी की जो लिपि है ये दाएं से बाएं है। एरागुड़ी की जो है दाएं से बाएं है। दाएं से बाएं कहां की है? एरागुड़ी की है दाएं से बाएं, ठीक है ना। तो ये हमारे हैं अशोक के 14 जो शिलालेख हैं।
और ये प्राप्त कितनी जगह से होते हैं? 8 जगह से। कितनी जगह से? 8 जगह से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें, अब इन शिलालेखों में क्या क्या उल्लेख किया गया है और कैसे कैसे किया गया है, तो अब हमें उनके बारे में हमें समझना है। भाई इनमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्या क्या घोषणाएं करते हैं अशोक, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हम बात करें अशोक की घोषणाएं। नंबर पहले में अशोक पशुवध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पशुवध की बात करते हैं। जी हां, अशोक पशुवध की बात करते हैं। और अशोक कहते हैं मेरे राज दरबार में अभी दो मोर और एक हिरन की बलि दी जाती है। जी हां, मेरे राज दरबार में अभी 2 मोर और 1 हिरन की बलि दी जाती है, लेकिन मेरे राज दरबार में अभी 2 मोर और 1 हिरन की बलि दी जाती है, लेकिन आने वाले समय में इस पर रोक लगा दी जाएगी। इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? पशुवध का विरोध, पशुवध का निषेध या पशुवध का विरोध। अभी तक मेरे राज दरबार में 2 मोर और 1 हिरन की बलि दी जाती है, लेकिन आने वाले समय में इस पर क्या लगा दी जाएगी? रोक लगा दी जाएगी। ये कहते हैं अशोक अपने प्रथम शिलालेख। ठीक है, नंबर दूसरा शिलालेख की हम बातें करें। नंबर दूसरा शिलालेख, जी हां, अशोक अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करते हैं। किसका उल्लेख करते हैं? पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करते हैं। जी हां, इसमें कौन कौन से हैं? चोल है, चेर है, सत्यपुत्र है, ताम्रपर्णी है। चोल है, चेर है, सत्यपुत्र है और ताम्रपर्णी है। ठीक है ना, तो इनका उल्लेख करता है, इनका उल्लेख इसमें अपने में करता है। और यहीं पर उल्लेख करता है मानव और पशुओं के लिए अलग अलग अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। यह उल्लेख कौन से में करता है? दूसरे में करता है। अर्थात जो मानव और जो पशु हैं उनके लिए अलग अलग अस्पतालों की व्यवस्था भी की जाएगी। यह उल्लेख भी किसमें करता है? अपने दूसरे में करता है। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और समझना आप लोग, आपसे पूछ लिया जाए कि चोलों का सबसे पहले उल्लेख कहां पर किया गया था? चोलों का जो सबसे पहले उल्लेख जो किया गया था, जी हां, वो सबसे पहले उल्लेख किया गया था अशोक के दूसरे शिलालेख में। कौन से शिलालेख में किया गया था? अशोक के दूसरा जो शिलालेख है, इसी में सबसे पहले चोलों का प्रयोग किया गया था, चोल शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहीं पर मानव और पशुओं के लिए अलग अलग अस्पताल की व्यवस्था की बात करते हैं। नंबर तीसरा है अशोक के अधिकारी हैं। कौन है? अशोक के अधिकारी हैं। अशोक के अधिकारी हैं। अधिकारी, ये अधिकारी कौन कौन से हैं? हम बात करें, युक्त है, राजुक है, प्रादेशिक है। ये अशोक के अधिकारी है। कौन है? अशोक के अधिकारी है। इनके लिए यह घोषणा की गई है, ये प्रति 5 वर्ष में राज्य का क्या करेंगे? राज्य का दौरा करेंगे। राज्य का क्या करेंगे? दौरा करेंगे। हर 5 वर्ष में ये जो अशोक के अधिकारी है, युक्त है, राजुक है, प्रादेशिक है, ये हर 5 वर्ष में राज्य का क्या करेंगे? दौरा करेंगे। ठीक है ना। अब बात करें, ये युक्त कौन है? युक्त एक जो होता है, एक जिला कलेक्टर की तरह होता है। राजुक जो है ये भूमि की नाप से संबंधित था। प्रादेशिक जो था 5-6 जिलों के ऊपर जो संभाग जो होता है, 5-6 जिलों के ऊपर जो संभाग होता है, उस संभाग की तरह था, प्रादेशिक था। किसकी तरह था? संभाग की तरह जो था वो कौन था? प्रादेशिक था। जी हां, वो कौन था? प्रादेशिक था। तो यह जानकारी भी हमें इसी से प्राप्त होती है। यह जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है, अशोक के तीसरे शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है।
और ये काफी बार पूछा जाता है। अशोक के जो ये अधिकारी थे इनके बारे में तो एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है। युक्त राजयुक्त प्रादेशिक की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें, नंबर चौथा है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है अशोक धम की जानकारी प्राप्त होती है, अशोक धम की। अब एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि ये अशोक धम क्या है। जो ये अशोक जो धम है, ये अशोक धम है क्या चीज, ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि यह जो अशोक जो धम है ये क्या चीज है अशोक धम। जी हाँ, तो आपको मैं बताऊं जो अशोक धम है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अशोक खुद कहते हैं अपने लेख में, कहते हैं क्यूचू धम में, अर्थात धम क्या है, क्यूचू धम में अर्थात धम क्या है। फिर अशोक खुद उत्तर देते हैं, अपा शिव ने बहु कथने दया दानी सचे सोचिए। बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, हिंसा ना करना, सत्य बोलना। जी हां, तो ये अशोक धम है। और यहां पर हमें यह भी पता चलता है अशोक जो थे, जो अशोक रणघोष, जो अशोक अब युद्ध की नीति में विश्वास करते थे, अब अशोक युद्ध की नीति के स्थान पर अशोक अब जो धम्म घोष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धम्म घोष की बात करते हैं। जो अशोक कभी युद्ध की नीति की बातें किया करते थे, अब जो अशोक हैं वो किसकी बातें करते हैं, अब अशोक करते हैं धम्म घोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, धम्म घोष की बातें करते हैं अब अशोक, ठीक है ना। ये जानकारी जो प्राप्त होती है चौथे से प्राप्त होती है। पांचवें जब शिलालेख की जब हम बात करते हैं, पांचवा शिलालेख में पांचवें शिलालेख से हमें पता चलता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो कौन से मिलती है, पांचवें से। पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और जो ये धर्म महामात्र थे ये भी अशोक के राज्य का दौरा किया करते थे। ये भी क्या करते थे, ये भी अशोक के राज्य का दौरा किया करते थे। ये भी अशोक के राज्य को घूम घूम कर देखते थे कैसी व्यवस्थाएं चल रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही है। तो ये जानकारी भी जो हमें प्राप्त होती है ये किससे प्राप्त होती है, ये हमें प्राप्त होती है पांचवें से। इसी में अशोक के भाइयों का उल्लेख मिलता है, इसी में अशोक के भाइयों का उल्लेख मिलता है। हम बात करें अशोक के जो भाइयों का जो उल्लेख मिलता है वो भी हमें अशोक के इसी अभिलेख से मिलता है जो अशोक का 5वां अभिलेख था। जी हां, इसी से हमें इसका उल्लेख मिलता है जी, 5वें अभिलेख से उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो यह भी हमें किससे मिलता है, अशोक के 5वें शिलालेख से ही हमें यह उल्लेख मिलता है अशोक के भाइयों की। जब हम बात करते हैं, जब हम दीपवंश और महावंश की जब हम बातें करते हैं, जी हां, जब हम दीपवंश और महावंश की जो बातें करते हैं, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, जब हम उनकी बातें करते हैं तो उनमें क्या था, उनमें यह कहा गया था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, उसके बाद अशोक शासक बनते हैं। यह जानकारी हमें दीपवंश और महावंश से प्राप्त होती है। लेकिन बात जो थी वो ये थी, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं की थी, सभी भाइयों की हत्या नहीं की थी। अशोक के भाइयों का हमें जो जानकारी मिलती है वो अशोक के हमें 5वें शिलालेख से जानकारी भी मिलती है, भाइयों की जानकारी भी मिलती है इससे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नंबर 6 की, हम बातें करें किसकी, 6 की। तो अशोक कहता है कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी और कहीं भी
मिल सकता है, मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी कहीं पर भी मिल सकता है, चाहे मैं युद्ध के मैदान में हूं और चाहे मैं घोड़े पर सवार हूं, चाहे मैं घोड़े पर बैठा हूं युद्ध के मैदान में, कहीं पर भी हूं, चाहे मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है। यह जानकारी किससे प्राप्त होती है हमें? अशोक के छठे से। कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है, चाहे मैं युद्ध के मैदान में हूं, चाहे मैं कहीं पर भी हूं। वेलकम, मिलिए, अपनी फरमाइश सुनाइए, अपने बारे में हमें बताइए। जी हां, क्या चाहिए आपको, क्या मांग है आपकी, कभी भी मिल सकता है। ऐसे शासक कहां थे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी हमारे जो नेता, जो एमपी होते हैं, वो 5 साल बाद अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन हमारे अशोक महान क्या बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है, चाहे मैं युद्ध के मैदान में हूं और चाहे मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। कोई भी कभी भी मिल सकता है मुझसे। मेरे दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, आइए और मिलिए मुझसे, दरवाजे खुले हुए। नंबर 7 में अशोक कहता है, मेरे साम्राज्य में कोई भी कहीं पर भी निवास कर सकता है। अशोक कहते हैं कि भाई मेरे राज्य में कोई कहीं पर भी निवास कर सकता है। हम बात करें, अशोक कहता है कि कोई कहीं पर भी निवास कर सकता है। अशोक के साम्राज्य, उत्तरी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तक्षशिला। कोई तक्षशिला में भी निवास कर सकता है। दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? सुवर्णगिरी थी। कोई सुवर्णगिरी में भी निवास कर सकता है। और हम बात करें मध्य राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, कोई पाटलिपुत्र में भी निवास कर सकता है। एक थी अवंती थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, कोई उज्जैन में भी निवास कर सकता है। और एक था उड़ीसा। कौन सा था? उड़ीसा, जिसकी राजधानी तोशली थी। तो कोई कहीं पर भी निवास कर सकता है। तक्षशिला के लोग सुवर्णगिरी में निवास कर सकते हैं, पाटलिपुत्र के लोग भी कहीं पर निवास कर सकते हैं, उज्जैन के कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। किसी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं पर भी निवास कर सकता है। जैसे वर्तमान में भारत जो देश है हमारे भारत देश में पहले J&K जम्मू कश्मीर में निवास करने पर थोड़ा प्रतिबंध था, लेकिन वो भी अब विशेष अधिकार का जो दर्जा था वो भी अब हटा दिया गया है। अब तो भारत सबके लिए खुल चुका है, कोई कहीं पर भी निवास कर सकता है। लेकिन ये बात तो आज से 2250-2300 वर्ष पहले अशोक बताकर चले गए कि कोई लोग कहीं पर भी निवास कर सकता है। यह जानकारी हमें अशोक के कौन से लेख से मिलती है? 7वें शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें, नंबर 8वां जो है, अशोक बोलता है, पहले में आंखें तक खेलने जाया करता था। भाई पहले जब मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था उस समय तो मैं केवल शिकार खेलने जाया करता था, आंखें तक खेलने जाया करता था। लेकिन अब मैं आंखें तक खेलने नहीं जाऊंगा, अब मैं आंखें तक खेलने नहीं जाऊंगा, अब मैं आंखें तक खेलने नहीं जाऊंगा। अब मैं धम्म यात्रा पर जाऊंगा, अब मैं धम्म यात्रा पर जाऊंगा। किस पर जाऊंगा? धर्म यात्रा पर जाऊंगा, धम्म यात्रा पर जाऊंगा। अब मैं पहले जब मैं कभी फ्री हुआ करता था उस समय में शिकार खेलने जाया करता था अपने सैनिकों के साथ, लेकिन अब मैं कहां जाया करूंगा? अब मैं धम्म यात्रा पर जाया करूंगा। और हमें पता चलता है, इसे अशोक के 8वें शिलालेख से पता चलता है, अशोक महान ने 256 रातें, कितनी रातें? 256 रातें धम्म यात्रा में व्यतीत की। किसमें? धम्म यात्रा में
यात्रा में व्यतीत की। किसमें व्यतीत की थी? धम्म यात्रा में व्यतीत की थी। कितनी रातें? 256 रातें। समझना, 256 रातें इन्होंने धम्म यात्रा में व्यतीत की थी। तो अब मैं जाया करूंगा अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने जाया करूंगा। अब मैं आंखें तक खेलने नहीं जाऊंगा। ये जानकारी हमें कौन से मिलती है? 8वें से मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें नंबर 9। नंबर 9 की जब हम बात करते हैं, अशोक कहते हैं, जी हां, कौन कहते हैं? अशोक कहते हैं। अशोक कहते हैं अगर हम बात करें कि जो स्त्री हैं, स्त्री जो हैं ये मंगलहीन कार्य करती हैं, मंगलहीन कार्य करती है। स्त्री जो है वो मंगलहीन कार्य करती है। ऐसा कार्य करती है बहुत सी स्त्री जिनका कोई औचित्य नहीं है, मंगलहीन कार्य है। लेकिन अशोक उन्हें संदेश देता है कि आप मंगलहीन कार्य के स्थान पर धर्म के अनुसार कार्य किया करें। धर्म के अनुसार कार्य किया करें। कैसे काम किया करें? कार्य धर्म के अनुसार आप कार्य किया करें। जी हां, तो आप जो कार्य किया करें वो धर्म के अनुसार कार्य किया करें। जी हां, धर्म के अनुसार कार्य किया करें। तो यहां पर अशोक कहता है साहब, ठीक है ना। ये कौन से जानकारी मिलती है? ये हमें 9वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 10वां शिलालेख की, हम बातें करें कौन से की? 10वां शिलालेख की हम बातें करें। तो 10वां शिलालेख की बात करें तो धम्म की नीति की श्रेष्ठता की बातें करते हैं। श्रेष्ठता की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? धम्म की नीति की श्रेष्ठता की बातें करते हैं। ये कौन से हमें जानकारी मिलती है? 10वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो श्रेष्ठता की बातें करते हैं जो हमें 10वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें, नंबर 11वां है हमारा। कौन सा है? 11वां है। तो यहां 11वें से भी हमें धम्म दान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? धम्म दान के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें 11वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कौन से शिलालेख से? 11वें शिलालेख से हमें धम्म और दान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धम्म के लिए हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, ठीक है। नंबर 12वें की जब हम बातें करते हैं, नंबर 12वें की बात करते हैं, तो इस 12वें को धर्म निरपेक्ष शिलालेख कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म निरपेक्ष शिलालेख इसे कहा गया है। अर्थात धर्म निरपेक्ष शिलालेख जो कहा गया है ये 12वें को कहा गया है। इसमें अशोक कहते हैं जो व्यक्ति अपने धर्म की बढ़ाई करता है, दूसरे धर्म की बुराई करता है, ऐसा करते हुए वो खुद ही अपने धर्म को ठेस या हानि या नुकसान पहुंचाता है। यह जानकारी हमें कौन से प्राप्त होती है? ये हमें 12वें से ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौन से प्राप्त होती है? 12वें से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कहा गया है, 12वें में कहा गया है। किसमें कहा गया है? 12वें में ये बात कही गई है, ठीक है ना। इसमें 12वां वर्तमान में देखोगे आप तो एक धर्म निरपेक्ष लेख आपको ये दिखाई देगा। जी हां, तो धर्म निरपेक्ष लेख आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद है नंबर 13वां है। 13वें से हमें पता चलता है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कहां पर आक्रमण किया? ईसा पूर्व में कहां पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। बताया जाता है इस युद्ध में 1 लाख सैनिक शहीद हुए
और 1.50 लाख सैनिकों को बंदी बनाकर अशोक कहां ले आए? मगध ले आए। कहां पर लेकर आए? मगध लेकर आए। ठीक है ना। ये जो जानकारी जो हमें मिलती है ये 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। रियुल मिया, हेलो सर, आई हैव क्वालिफाइड सेकेंड टाइम मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई है भाई, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जी हाँ, इसके बाद हम बातें करें, ये हमें जो जानकारी प्राप्त होती है 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। इस घटना के बाद जो अशोक थे, अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। जी हां, इस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद जो अशोक थे उसने रणघोष की नीति को, रणघोष की बोलते हैं युद्ध की नीति, रणघोष के स्थान पर इसके बाद अशोक ने धर्मघोष की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? धर्मघोष की नीति अपनाई इसके बाद। और इसके बाद अशोक ने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया और कलिंग का जो युद्ध था यह अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। और इसके बाद हम बात करें उपगुप्त की बात करें, जिस जो दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त की वजह से इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, लेकिन जो सिहिल जो ग्रंथ थे उनके अनुसार बताया जाता है तो इसने जो बौद्ध धर्म जो स्वीकार किया था वो स्वीकार किया था मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से पूरी तरीके से इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है ना। तो इसके बाद इन्होंने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। ये सारी जानकारी हमें अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? यह हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसके बाद नंबर अगला था 14वें शिलालेख, 14वां शिलालेख। नंबर अगला है 14वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? 14वां शिलालेख। इसमें अशोक ने यह कहा है 14वें शिलालेख में, जरूरत पड़ने पर आगे भी शिलालेख लिखवाए जाएंगे। आगे भी शिलालेख जो हैं वो लिखवाए जाएंगे। ये हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है? ये हमें अशोक के 14वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे अशोक के 14 शिलालेख थे। इसके बाद आगे शिलालेख, वृहद शिलालेख नहीं लिखवाए गए। अब एक प्रश्न है, 14 शिलालेख तो ये थे, इसके बाद हमारे 2 पृथक शिलालेख आते हैं। 2 पृथक शिलालेख आते हैं। क्या आते हैं? 2 पृथक शिलालेख आते हैं। हमारे आते हैं 2 पृथक शिलालेख आते हैं। हम बात करें ये है जिस पर 14 शिलालेख लिखाए गए थे। कितने शिलालेख लिखाए गए थे? 14। जी हां। हम बात करें पृथक शिलालेख भी बड़े महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है और बड़े जरूरी है। ठीक है ना। हम बात करें जो अशोक के जो 14 शिलालेख थे, उन्हीं 14 शिलालेखों में हम बात करें 11, 12 और 13 नंबर, 11, 12 और 13 नंबर जो हमें धौली और जोगढ़ से प्राप्त होते हैं। और यहां से हमें 2 पृथक शिलालेख, प्राप्त होते हैं, पृथक शिलालेख। और ये 11, 12 और 13 नंबर के स्थान पर प्राप्त होते हैं। जी हां, जो 11, 12 और 13 नंबर का जो लेख थे, इनके स्थान पर धौली और जोगढ़ में अशोक ने 2 पृथक शिलालेख लिखवाए थे। क्या लिखाए थे? 2 पृथक शिलालेख इनके स्थान पर लिखाए थे अशोक ने। ठीक है ना। ये प्रश्न नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। जो पृथक शिलालेख प्राप्त होते हैं वे कौन से लेखों के स्थान से प्राप्त होते हैं? वो 11, 12 और 13 नंबर के लेखों के स्थान से प्राप्त होते हैं जो पृथक शिलालेख है। जी हां, 11, 12 और 13 नंबर के लेखों से
हमें वो प्राप्त होते हैं। इनके स्थान पर थे दो पृथक शिलालेख, धौली और जौगढ़ से प्राप्त होते हैं। और ये दोनों कहां पर है? उड़ीसा में है। ये दोनों कहां पर है? उड़ीसा में है। ये दोनों कहां पर है? दोनों के दोनों कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है ना। अब एक बात और समझना आप लोग, जो ये पृथक शिलालेख है 11, 12, 13 नंबर के स्थान पर इन्हें लिखाया गया है। क्यों लिखाया गया है? क्यों लिखाया गया है? ये कभी प्रश्न आपके दिमाग में आया? ये इसलिए लिखाया गया है 11, 12 और 13 नंबर के जो लेख थे, इनसे कहीं ना कहीं कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 13 में से तो बिल्कुल ही प्राप्त होती है, 100% ही प्राप्त होती है। जी हां। और हम बात करें कहीं ना कहीं इन 11, 12 और 13 नंबर के लेखों से भी कहीं ना कहीं ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक नहीं चाहते थे कलिंग की जनता को याद दिलाना, अशोक नहीं चाहते थे युद्ध की घटना को याद दिलाना, नहीं चाहते थे। इसीलिए अशोक ने 11, 12, 13 के स्थान पर दो पृथक शिलालेख लिखाए थे। क्या लिखाए थे? दो पृथक शिलालेख लिखाए थे। और जब हम इन पृथक शिलालेखों की बातें करते हैं, इसमें क्या कहा गया है? सभी मनुष्य मेरे पुत्र के समान हैं, अगर वो मुझे पिता के समान मानते हैं तो। ये प्रश्न काफी बार आया है। यह अशोक के कौन से लेखों से प्राप्त होता है? जानकारी प्राप्त होती है कि सभी मनुष्य मेरे पुत्र के समान हैं, अगर वो मुझे पिता के समान मानते हैं तो। याद रखना, यह जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, यह अशोक के हमें पृथक शिलालेखों से प्राप्त होती है। पूरी जानकारी और भी समझा देता हूं आपके लिए। पृथक शिलालेख में कहा गया है अशोक ने, सभी मनुष्य मेरे पुत्र के समान हैं, अगर वो मुझे पिता के समान मानते हैं तो। सभी मनुष्य मेरे पुत्र के समान हैं, अगर वो मुझे पिता के समान मानते हैं तो। लेकिन अगर वो विद्रोह करेंगे तो उनका बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया जाएगा। तो इसका मतलब यह भी था, अगर आप मुझे पिता के समान मानते हो तो ही मैं आपको पुत्र के समान मानूंगा। अगर आप विद्रोह करोगे तो मैं आपकी बड़ी क्रूरता के साथ दमन करूंगा। जी हां। और क्रूरता के साथ दमन किससे किया जाता है? सेना से किया जाता है। तो इसका मतलब यह था, अशोक ने अपनी सेना को समाप्त नहीं किया था। अपनी सेना को समाप्त नहीं किया था। अशोक ने अपनी सेना को समाप्त नहीं किया था। हम बात करें कि जो अशोक थे, अशोक ने अपनी सेना को समाप्त नहीं किया था। कभी कभी अगर पूछा जाए कि सेना को अशोक ने भंग कर दिया था, अशोक ने बिल्कुल भी अपनी सेना को भंग नहीं किया था। अशोक तो इनके लिए एक चेतावनी दे देते हैं, अगर आप लोगों ने विद्रोह किया तो मैं आपका बड़ी क्रूरता के साथ दमन करूंगा, बड़ी क्रूरता के साथ मैं आपका दमन करूंगा। ये बिल्कुल इन्हें संकेत दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं। जी हां, ये निर्देश दे देते हैं अशोक। तो ये थे अशोक के 14 शिलालेख थे और 2 पृथक शिलालेख थे। और हम बात करें जो ये 13वां पृथक शिलालेख था, इससे पड़ोसी देशों का भी जानकारी मिलती है। जी हां, इससे हमें पड़ोसी जो देश है मिस्र है, और जो पड़ोसी जो देश है उनकी भी हमें इस 13 में से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 14 शिलालेख थे जो अशोक के 8 जगह से प्राप्त होते हैं। जी हां, क्या क्या इनके अंदर घोषणाएं की गई है, तो उसी से संबंधित हम चर्चाएं हम कर रहे थे। जी हां, और उसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक था। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।